Yes guys, good morning all of you. See, today we continue with chapter 1, that is the rise of British rule in India. कल हमने लास्ट बैटल ऑफ बक्सर देखा था. आज हम आगे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे का भी चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर ही है. ठीक है. सी, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल. कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब रूल धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा. पे अटेंशन हियर. और कहीं ध्यान नहीं देना है आपको. सी, द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ट अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD. तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने मतलब वही ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, जिसके अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल. अब देखो, बंगाल के गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया. देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड सेंटर्स थे वो एक जगह तो नहीं थे. चेन्नई में भी थे, कोलकाता, साउथ में, ईस्ट में अलग अलग जगह पे थे. तो हर जगह का एक गवर्नर बनाया गया था. गवर्न करने मतलब मैनेज करने के लिए हर जगह का एक गवर्नर बनाया गया था मैनेज करने के लिए. अब क्या हुआ, अब हमने गवर्नर जनरल बना दिया. गवर्नर और गवर्नर जनरल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान बना दिया गया जो इन सबके ऊपर है. ठीक है. सारे के सारे जितने भी गवर्नर्स थे उनके अंडर आ गए गवर्नर जनरल. तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको हमने गवर्नर जनरल बना दिया और बाकी के जो भी ट्रेड सेंटर्स थे वो इनके अंडर आ गए. उनको कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, ये गवर्नर जनरल करेंगे. ठीक है. तो यहां पर द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम. तो जो मुंबई और मद्रास के जो भी गवर्नर और काउंसिल मतलब उसकी जो टीम थी, कमिटी थी, काउंसिल का मतलब होता है कमिटी, ग्रुप, टीम, वो इस गवर्नर जनरल के अंडर आ गए. ठीक है. दस वॉरेन हेस्टिंग, तो पहले गवर्नर जनरल इंडिया के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग बने. ठीक है. ड्यूरिंग हिज टेन्योर मतलब उसका जो टाइम पीरियड था जब तक वो गवर्नर जनरल थे तब उसको टेन्योर बोलते हैं. द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज्ड. तो बोला गया जब उनका राज था, मतलब वो जब गवर्नर जनरल थे, उनका जब टाइम पीरियड था, राज नहीं, उनका जब टाइम पीरियड चल रहा था, जब वो गवर्नर जनरल थे, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, तब पहली मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर, जो सेकेंड मैसूर वॉर थी वो किसके साथ लड़ी गई, हैदर अली के साथ. ठीक है. हैदर अली ऑफ मैसूर. वेज्ड मतलब वही की गई. द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली. ठीक है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉब्लम्स दिन बर दिन इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि क्या हुआ कि एक तरह से क्या हो रहा था कि वो ऑलरेडी अपना रूल जो एक्सपैंड कर रहे थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखना है उनको. ठीक है. और दूसरे पावर्स को भी उनको मैनेज करना है. इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के बाद आए थे कॉर्नवालिस. कौन आए थे, कॉर्नवालिस टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान. ठीक है. तो जब कॉर्नवालिस आए थे, तीसरा मैसूर वॉर, पहला मराठा वॉर था और वहां पे सेकेंड जो हैदर अली के साथ था वो सेकेंड मैसूर, वो सेकेंड वॉर था. ठीक है. और ये थर्ड मैसूर वॉर है जो टीपू सुल्तान, जिसे हम लोग एक तरह से टाइगर कहते थे मैसूर का. ठीक है. उन्हें फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ. ठीक है. मैसूर के टाइगर जो थे, मसूरी नहीं है, वो अलग होती है मसूरी, ये मैसूर है. मैसूर के जो टाइगर थे वो टीपू सुल्तान थे. द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान. भाई टीपू सुल्तान को हराना आसान बात नहीं थी. तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास के साथ और निज़ाम्स मतलब उस समय जो हैदराबाद के नवाब वगैरह होते थे, ठीक है, उन्हें निज़ाम्स कहा जाता था, राजा, उनके साथ हाथ मिलाया टीपू सुल्तान को हराने के लिए. टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. और टीपू सुल्तान जो है ये कंबाइंड जो फोर्स बनी, ठीक है, इनके सामने टिक नहीं सबके और वो हार गए और उन्होंने ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो गए. ठीक है. एंड हैड टू एक्सेप्ट द, और उनको ट्रीटी एक्सेप्ट करना पड़ा. आफ्टर कॉर्नवालिस के बाद आए सर जॉन शोर. ठीक है. सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company fame declined and the Maratha became stronger. अब सर जॉन शोर की जो पॉलिसीज थी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो थोड़े रिजिड थे, जिद्दी थे.
भाई मैं जैसा बोलूँगा ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फेम था, मतलब जो नाम चल रहा था, वो थोड़ा ख़राब हो गया और मराठा ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, इसके बाद आए गवर्नर जनरल वेलेस्ली। अब वेलेस्ली ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छा काम किया और उसका नाम ऊपर ले गए। Who came after John Shore got the responsibility of making the company supreme in India। ठीक है, अब जो सर जॉन शोर के बाद कौन आए? वेलेस्ली आए। वेलेस्ली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वो कंपनी का नाम ऊपर ले जाए। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ठीक है, इसलिए वेलेस्ली ने एक तरकीब निकाली, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ये ड्यूअल सिस्टम है। ये क्या है? ड्यूअल सिस्टम का मतलब इस सिस्टम में क्या होता था, इसको सब्सिडियरी मतलब क्या होता है पता है? वैसे सब्सिडियरी का मतलब होता है सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे सब्सिडियरी का मतलब है ड्यूअल। ड्यूअल मतलब डबल। तो क्या हुआ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिले, राइट्स मिले रेवेन्यू कलेक्ट करने के। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिले, राइट्स मिले। ठीक है, और सामने जो लोगों का वेलफेयर करना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली? नवाब को। ठीक है, मतलब क्या है, पैसा पूरा मैं खाऊंगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन लोगों को कौन देखेंगे? नवाब देखेंगे। ठीक है, तो ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के अंदर था, इसको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोस। फिर नीचे आ जाओ, देखो, दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। एक मीठा जहर था। मतलब स्वीट पॉइजन किसको बोलते हैं पता है? इनिशियली एक कहावत है, इनिशियली आपको चीज़ मीठी मीठी लग रही है, लेकिन उसका असर जो है वो जहर का असर होगा एक तरह से। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपैंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वेलेस्ली ने क्या किया? ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, मतलब यूज़ किया। इम्प्लीमेंट का मतलब अप्लाई करना, यूज़ करना, और उसने धीरे धीरे रूल जो है वो एक्सपैंड किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, उन्होंने टीपू सुल्तान से कहा कि आप सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लें। पे अटेंशन हियर, बार बार बाहर ध्यान क्यों जा रहा है? लोग आते जाते रहेंगे। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन टीपू सुल्तान ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। अब क्या हुई? अब फोर्थ मराठा वॉर हुई। अगर उन्होंने फोर्थ मैसूर वॉर हुई, जिसमें टीपू सुल्तान के अपने मतलब उनकी डेथ हो गई। अगर वो इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते थे तो शायद फोर्थ मराठा वॉर नहीं होती। ठीक है, थर्ड मैसूर वॉर भी टीपू सुल्तान से ही हुई थी, जिनमें उनको उनकी ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। और जो फोर्थ मैसूर वॉर है वो भी टीपू सुल्तान के साथ ही हुई, और वो इसलिए हुई कि उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया और फोर्थ में उनकी डेथ हो गई। देखो, फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक मैसूर इन 1799। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या हुआ? निज़ाम की हेल्प से, जो हैदराबाद के निज़ाम्स थे, ठीक है, जो राजा वगैरह थे, जो नवाब्स थे, उनकी हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से मैसूर पे 1799 में अटैक किया, और ये जो फोर्थ मैसूर वॉर हुई उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। ही लॉस्ट हिज लाइफ। आफ्टर वेलेस्ली के बाद आए हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स केम्स टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। ही वेज्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द। अब उन्होंने नेपाल पे अटैक कर दिया और उनको हरा दिया। और क्या हुआ कि जो गुरखास थे, नेपाल में गुरखे होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के लोग होते हैं, कम्युनिटी है, ठीक है, उनको फोर्स किया कि मतलब उनको आर्मी ज्वाइन करवा दी अपने साथ। हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। हेस्टिंग्स ने पिंडारा, ठीक है, वो सलमान खान की वीर मूवी देखी है? किसी ने भी नहीं देखी है? उसमें पिंडारी लोग दिखाए हैं, मतलब जो उनकी कम्युनिटी है ना, पिंडारी, उसमें पूरा पिक्चर ही उसके ऊपर है। ठीक है, अंग्रेज के ऊपर, और वो जो कम्युनिटी सलमान खान की है पूरी, उसमें पिंडारी लोग दिखाए हैं, तो ये वही है, पिंडारास। तो हेस्टिंग्स
ने एक बैटल फॉर्ट की पिंडारास के साथ और उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड। और तीसरी मराठा वॉर जब हुई, अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल हो गई। सुप्रीमेसी मतलब उसका दबदबा चलने लगा, ठीक है, सबसे पावरफुल हो गई। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल्स, ठीक है, विलियम बेंटिंग इज नोन एज अ लिबरल गवर्नर जनरल। तो बोला गया है जितने भी अभी तक गवर्नर जनरल बने थे, अभी जो विलियम बेंटिंग के हैं, ठीक है, वो सबसे लिबरल मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे, ठीक है। बेंटिंग बिलीव दैट द डिससेटिस्फेक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू इंपीरियलिस्ट पॉलिसी adopted by the previous governor generals could not bring about any unity, so he was very liberal in his deeds। तो विलियम बेंटिंग का माना था कि पहले के जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपीरियलिज्म अडॉप्ट किया था। इंपीरियलिज्म का मतलब बताता हूं आपको क्या होता है, कि आर्मी के फोर्स से, ठीक है, आपकी आर्मी के बेसिस पे, आर्मी की हेल्प से जब आप अपनी टेरिटरी आगे बढ़ाते जाते हो, ठीक है, जब आप अपनी टेरिटरी, जैसे हर कंट्रियां करती है, धीरे धीरे वो बॉर्डर से आगे आती जाती है और अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करती जाती है, उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, सबने इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की थी, सबने अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने का कोशिश किया था। तो इससे लोग जो थे, अलग अलग जितने भी स्टेट्स में लोग रहते थे, वो डिससेटिस्फाइड थे। तो विलियम बेंटिंग को लगा कि भाई लोग सारे के सारे डिससेटिस्फाइड हैं और लोगों में यूनिटी नहीं है और सपोर्ट नहीं है हमारे लिए, तो मुझे लिबरल लेना चाहिए। So Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. He was a fiercest imperialist। अब Dalhousie विलियम बेंटिंग के एकदम अलग थे। वो 1848 में आए और फियरिस्ट मतलब एकदम खुखार, खतरनाक इंपीरियलिस्ट थे, कि वो यही चाहते थे यार अपनी टेरिटरी को आगे अटैक करते जाना है आर्मी के बेसिस पे, ठीक है, मैं अपनी आर्मी लेके आऊँगा, अटैक करूँगा, तो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, अगर मेरी आर्मी जीतती जाएगी तो हम कब्जा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist। reformist मतलब जो बदलाव लाता है, रिफॉर्म लाता है, रिफॉर्म मतलब चेंजेस, ठीक है, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस। तो रिफॉर्मिस्ट कौन हुआ, क्रांतिकारी, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जो बदलाव लाता है, उसको रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। तो वो इंपीरियलिस्ट तो थे ही, वो फियर्स इंपीरियलिस्ट थी, बदला, लेकिन साथ में वो रिफॉर्मिस्ट भी थे, मतलब वो हमारे स्टेट के अंदर बदलाव लाना चाहते थे। मतलब जो भी, देखो अंग्रेज़ों के कारण काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आई, ऐसा नहीं है कि खाली बुरा हुआ, करना बुरा ही चाहते थे, लेकिन जो भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की ना हुआ, जैसे आज सरकार की सबसे बड़ी इनकम किस में से निकलती है पता है? वेरी गुड, रेलवे। सरकार की सबसे ज़्यादा इनकम निकलती है रेलवे। रेलवे चालू किसने करवाया? ब्रिटिशर्स। ये जो रोड बनाते हैं ना, रोड जो अपना बनता है ना, इसको बोलते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है एक, PWD। PWD किसने स्टार्ट करवाया? अंग्रेजों ने। सती सिस्टम बैन किसने करवाया? विडो रीमैरिजेस स्टार्ट किसने करवाया? ये सब मतलब राजा राम मोहन रॉय ये सब भी थे, लेकिन ये सब हुआ कब? उस समय हुआ था। समझ में आया? चलो पे अटेंशन। हाँ हूँ बाद में कर लेंगे हम लोग, मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन बाद में। द फर्स्ट रेलवे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, पंखा चालू होने के बाद ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया दैट इज बिटवीन मुंबई एंड थाने। याद रखना, ये डेट्स याद रखना, 12th तक, 12th के आगे भी ये डेट आती है। पहली जो रेलवे लाइन इंडिया के अंदर चालू हुई थी बिटवीन मुंबई एंड थाने, और वो कब हुई थी? 1853, ठीक है। और PW डिपार्टमेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो 1854 या 1855 में स्टार्ट हुआ था। पुरानी कुछ बुक्स में 1854 लिखा था और बाद में 1855 भी आपको गूगल में दिखेगा, ठीक है। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो बात करना, ठीक है, वायरलेस सिस्टम जो था वो भी स्टार्ट हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, PWD, और इंग्लिश एजुकेशन का बोलबाला हुआ था सब, मतलब ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन तब स्टार्ट किया था। और ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। किसके टेन्योर में? डेलहौजी के, ठीक है। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिजेस एंड एडवोकेट विडो रीमैरिजेस। उन्होंने लॉस, कानून पास करवाए थे कि विडो, जो विधवा हो जाती हैं औरतें, मतलब जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनको, पहले क्या होता था, पहले हमारी
भाई हमारे समाज के अंदर फिर से उनकी शादी नहीं करवाई जाती थी। और वो सती सिस्टम होता था। वो भी था कि भाई अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ औरत को भी जला दिया जाता था। वो सती सिस्टम, ये कितना गलत सिस्टम था जो राजा राम मोहन राय और डेलहौजी वगैरह ने सबने मिलके बंद करवा दिया। और चाइल्ड मैरिजेस पे बैन लगा दिया कि भाई 18 साल से कम उम्र की लड़कियां या जो भी बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको बैन ऑन चाइल्ड मैरिजेस। और विडो री मैरिजेस, विधवा जो औरतें थीं उनकी री मैरिज करने की परमिशन मिल गई। विदिन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, कब हुआ था? 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। ठीक है, उसके बाद 100 सालों में द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड। ब्रिटिश रूल और उनका जो एम्पायर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो दोनों के दोनों एक्सपेंड हुए। ठीक है, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD। तो इन 100 सालों में ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश रूल ये दोनों एक्सपेंड हुए। लेकिन इस प्रोसेस में, क्योंकि ब्रिटिशर्स खाली अपना ही देख रहे थे, जब अपना ही देख रहे थे तो लोग इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे और लोगों के मन में एक ज्वाला क्रिएट हुई। मैनिफेस्टेड का मतलब लोगों ने डिसाइड किया एक तरह से कि हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो वही हुआ कि फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 AD में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। देखो, इकोनॉमिक मतलब पैसा, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इंडिया के ऊपर पैसों में क्या क्या फ़र्क पड़ा। देखो, पहले हमारा देश बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर था बिजनेस में, लीडिंग कंट्री था, वही देख देख के तो सब लोग आए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद और 100 साल हो जाने के बाद अब हमारे देश में काफ़ी कुछ कमियां हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड को फ़ायदा हो रहा था वही काम कर रहा था। ठीक है, और हम सिर्फ क्या रह गए थे? हम रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग रह गए थे। ठीक है, बाकी सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने एक तरह से बर्बाद कर दिया था। See, when we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories। अगर हम इन 100 सालों को evaluate का मतलब होता है, जैसे आज मैं इसका evaluation करूँ, इसका evaluation होता है मतलब ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है पढ़ाई में। ठीक है, तो उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो हम 100 साल की अगर छानबीन करें तो अगर 100 साल पहले देखें तो इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया क्या रह गया है? सिर्फ एक मैरली का मतलब होता है सिर्फ, MERELY जो मैर लिखा हुआ है ना, मैर का मतलब होता है सिर्फ एक रॉ मटेरियल देने वाला देश रह गया है। ठीक है, नाउ इंडिया इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग कंट्री। सी, बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ। बंगाल जो है कॉटन क्लोथ एक्सपोर्ट कर रहा है, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन मतलब वही सिल्क। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, ड्यूअल पावर पॉलिसी का मतलब वही होता है कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था उसको ड्यूअल पावर पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी मतलब एक तरह से रूल या कोई आइडिया। ठीक है, तो ड्यूअल पावर पॉलिसी जो थी इनकी, मतलब जो रेवेन्यू है, टैक्स वगैरह है, इनकम पूरी कहाँ आएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लोगों को कौन संभालेगा? नवाब संभालेंगे। मतलब हमारे पास पावर आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आ गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, खाली खा रहा हूँ पैसा। लेकिन सामने जिम्मेदारी किसके पास है? नवाब के पास। उनको लोगों को देखना है, ठीक है, लोगों को सेटिस्फाइड करना है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो बोला गया, बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। तो बोला गया है जो चमक थी ना, हिंदी में बोलते हैं भाई, चमक मतलब वो शाइन कर रहे हो वो नहीं, मतलब बंगाल का एक नाम था बराबर, वो फेड हो गया, मतलब वो चमक चली गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गलत चीज़ हो रही है। क्योंकि आज आपको देखो, आज गवर्नमेंट को, स्टेट को चलाना है तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए,
गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है, बराबर, गवर्नमेंट हमसे जीएसटी ले रही है, टैक्स ले रही है, तब वो स्टेट को अब सोचो तुम कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता, वो टैक्स ले रहा है, इनकम वो ले रहा है, और वो दूसरे को बोलता कि तू देश को संभाल, लोगों को संभाल, जो भी करना है शहर में तू कर, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे करेगा? देश आगे कैसे चलेगा? क्योंकि जिसको इनकम मिल रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर आनी चाहिए। ये क्या हो रहा था, इनकम मिल रही थी कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और जवाबदारी दे दी नवाब को, तो फिर देश चलेगा कैसे? तो बंगाल पूरा फेड हो गया, मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते थे द्विमुखी, द्वि मतलब दो, मुखी मतलब, ठीक है, फेसेस, शासन, शासन मतलब राज, ठीक है, द्विमुखी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग। अब देखो यहाँ पे समझाया गया है कि वो क्या है, कि द पावर of collecting revenue was with the British while the responsibility of people's welfare was with the नवाब। पावर रेवेन्यू कलेक्ट करने का किसके पास था? नवाब के पास। रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू मतलब टैक्स, इनकम, वो ब्रिटिशर्स के पास थी, और लोगों का वेलफेयर कौन करेगा? नवाब। Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power। तो ब्रिटिशर्स को पावर मिल गया बिना कोई जिम्मेदारी के, और जिसके पास जिम्मेदारी है नवाब के पास, उसके पास कोई पावर नहीं है। दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ruined मतलब डिस्ट्रॉयड, ruined का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बंगाल इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब पैसे में, क्योंकि बंगाल के पास पैसा रहा ही नहीं चलाने के लिए। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor। तो ये जो पॉलिसी थी रेवेन्यू कलेक्शन की, अनफेयर थी, गलत है ना भाई, कलेक्शन मैं कर रहा हूँ, बोल रहा तुमको हूँ, तुम संभालो, तुम्हारे पास पैसा आया ही नहीं, तो ये अनफेयर हुआ, ठीक है, ये अनफेयर हुआ। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ पता है, वहाँ के जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब फार्मर, पीजेंट मतलब फार्मर, वो डेटर बन गए। डेप्टर नहीं है, इसको बी साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। डेटर का मतलब होता है जिससे तुम पैसा मांगो, वो सामने वाला बंदा, तुम्हारा पैसा निकलता है तो सामने वाला बंदा डेटर है। अगर तुम्हारा पैसा तुमने किसी को उधार दिया है या कोई किसी ने तुमसे कर्जा लिया है, तो तुम्हारा पैसा निकलता है ना सामने वाले से, तो सामने वाला बंदा कौन कहलाता है? मतलब जो कर्जा लेता है वो बंदा, ठीक है। तो पीजेंट क्या बनेंगे? डेटर बन गए, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज। अब इंडियन जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी ना, ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अननेसेसरी उसके ऊपर टैक्स लगा रही थी, जिसकी वजह से वो महंगा हो जाए, ठीक है। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसीटफुल प्रैक्टिसेस टू रूइन द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। तो वो क्या कर रहे थे, तरह तरह के गोलमाल कर रहे थे, तरह तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे थे। डिसीटफुल मतलब धोखेधारी कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कि कैसे कैसे टैक्सेस लें इंडियन इंडस्ट्रीज से, क्योंकि जितनी टैक्सेस लेंगे, देखो तुमको मार्केट में कोई भी चीज़ महंगी मिलती है, आज एप्पल का फ़ोन महंगा मिलता है, क्या रीज़न है? हम बाहर से मंगवाते हैं तो टैक्स लगता है बहुत ज़्यादा। तुमको पता है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर सरकार का 16 लाख रुपया टैक्स निकलता है। 16 लाख किसको बोलते हैं? एक गाड़ी के पीछे खाली सरकार को टैक्स इतना मिलता है। सोचो वो टैक्स निकल जाए तो फॉर्च्यूनर तो बहुत लोग ले लेंगे। वैसे फॉर्च्यूनर 44-50 लाख की अभी हो गई है, तुम 16 लाख रुपए निकाल दो तो 30 लाख की मिलती है। आज 25-1 लाख की गाड़ी लोग तो ले ही लेते हैं, तो फॉर्च्यूनर भी ले ही ले। तो टैक्स की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही थी, अननेसेसरी टैक्सेस लगा रही थी। सरकार टैक्स लेगी तो चीज़ महंगी हो जाएगी। आधे से आधा तुम 1000 रुपये का खाना खाते हो ना, तो 80 रुपया तो टैक्स देते हो। बिल में देखना GST, CGST, SGST लिखा होता है। कोई भी सर्विस टैक्स निकल गया, अभी खाली GST आ गया है अभी, ठीक है। अब खाली GST आ गया है, GST में सब आ गया, ठीक है। तुम्हारा स्टेट भी टैक्स ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। CGST मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट। कभी भी होटल में जाओ, अब से ध्यान देना, जो बिल आएगा बिल में देखना, बिल में नीचे जो भी बिल अमाउंट फूड का होगा उसके ऊपर CGST पहले और बाद में SGST लिखा होगा 99%। मतलब 1000 रुपये के पीछे कहीं ना कहीं तुम 80 रुपया सरकार को देते हो खाने के पीछे ही।
समझ में आया? तो कभी भी टैक्स की वजह से क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। द इंडियन आर्टिशन, अब देखो क्या हुआ, जो इंडियन आर्टिस्ट थे दे बिकेम पुअर, उनकी टोटली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह थी डिस्ट्रॉय हो गई। एंड दे बिकम अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बेरोजगार, जिसके पास काम ना हो उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। द कंपनी ट्रेडर्स forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period। अब कंपनी क्या कर रही थी, बंगाल के वीवर्स को जो क्लोथ बना रहे थे उनको फोर्स किया, हमको इतने समय में मटेरियल चाहिए ही चाहिए भाई, रॉ मटेरियल चाहिए। इफ़ द वीवर रिफ्यूज्ड, वीवर के बस में नहीं होगा तो वो रिफ्यूज़ करेगा कि भाई नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर वीवर रिफ्यूज़ करता था तो उनको पनिश किया जाता था, या तो जेल में डाल के या कोरे मार के। वो हंटर आता था ना, सर्कस में शेर को काबू करने के लिए बेल्ट आता है ना, हंटर वगैरह या स्टिक वगैरह, उसको लैश बोलते हैं। लैश मतलब लकड़ी को लैश नहीं बोलते हैं, जो मारते हैं उसको लैश बोलते हैं। या तो जेल में डाल दिया जाता था या उनको मारा जाता था, ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस। कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारे सारे गाँव, सारे लोग, इंडिया पूरा प्रॉस्परस था, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। लेकिन कंपनी का जब मतलब कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। जब जब ब्रिटिशर्स का जितना समय राज चला, हम क्या हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर, और साथ ही साथ हम गरीब बन गए, पुअर हो गए। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and the steamer services between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम पे पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इंडिया के अंदर मुंबई और थाने के बीच में। और पहली स्टीमर सर्विस, जो स्टीमर्स आते हैं सी के अंदर, ठीक है, समुंदर के अंदर, इंडिया से इंग्लैंड तक जो छोटा जहाज होता है, छोटा सा बहुत, ठीक है, उसे स्टीमर कहा जाता है। स्टीमर सर्विस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही पोर्ट्स हमने डेवलप किए थे मुंबई में, चेन्नई मतलब पहले मद्रास बोला जाता था, और कोलकाता में। अब ये थे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पैसों का इम्पैक्ट क्या आया। अब समाज पे इम्पैक्ट क्या आया, सोशल इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी नहीं जो तुम्हारी सोसाइटी बनी हुई है 10-12 घर की, 15 घर की, उसको सोसाइटी नहीं, हमारा समाज को सोसाइटी बोलते हैं। सोशल, ठीक है, सोशल मतलब सोसाइटी, समाज, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, अब लोगों पे, समाज पे क्या इफेक्ट आया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। तो लोगों के मन में हमें आज़ादी चाहिए, ये डेवलपमेंट कहाँ से आया, न्यूज़पेपर के बेसिस पे। न्यूज़पेपर में लिखा था, लोग तभी तो जागरूक होते हैं ना। आज तुम जागरूक हो रहे हो, जागरूक मतलब तुम अवेयर हो रहे हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें तुमको पता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ठीक है, टीचर हमको मार नहीं सकता है, टीचर हमको बाहर नहीं निकल सकता। ये अवेयरनेस कहाँ से आ रही है आप लोगों में, कहीं ना कहीं दूसरों, तुम बोलोगे सर दूसरों में से, दूसरों में कहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया काम करता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, जो हमको भी आजकल नहीं पता होता है, वो इंस्टाग्राम ये तुम बता देते हो कि सर ऐसा होता है, ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से एक थॉट आया कि भाई ये तो हमारे ऊपर राज हो रहा है, ये तो हम तो मर जाएंगे, ऐसे कर्जे में ही मर जाएंगे। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स जो प्रथाएं चली आ रही है, वही सती प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस और विडोरी मैरिज नहीं होना, ये सारे सिस्टम्स जो गलत सिस्टम थे, राइट्स एंड रिचुअल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब ये सारे सिस्टम चल रहे थे, जैसे सती प्रथा चल रही थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता था, दूध पीती, क्या होता उसका मतलब, पेट में ही यस, उसको दूध पीती इसलिए बोलते थे, ठीक है, इसलिए बोलते थे कि अगर गर्ल चाइल्ड होती थी पहले, तो उसको बहुत पहले जब अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम पे, ठीक है, तो उसको दूध में डाल के मार दिया जाता था, ठीक है। तभी तो अभी हमारी सरकार जो आई थी, ठीक है, तब बोला जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीच में चल रहा था ना हर जगह स्कूल में कि बेटी को पढ़ाओ भाई, बेटी को बचाओ। क्योंकि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन सारे स्टेट्स में 1-2 स्टेट्स ही हैं जहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा हैं, बाकी सारे जैसे
केरला है, ठीक है, और एक साउथ का ही है कोई स्टेट, उनको छोड़ के बाकी हर जगह फीमेल कम है, मेल ज़्यादा है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहरामजी मलबारी वर द स्टॉलवर्ड्स whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers। ब्रिटिशर्स की हेल्प से राजा राम मोहन रॉय जी, दुर्गाराम मेहता जी और बहराम जी मलबारी जी, ये स्टॉलवर्ड्स थे। स्टॉलवर्ड्स किसको बोलते पता है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, एकदम एक ही जगह डट के, उसको स्टॉलवर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक दिग्गज इंसान जो ऑनेस्टी से काम कर रहा है अपना, उस बंदों को स्टॉलवर्ड कहा जाता है, ठीक है। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जुनून के साथ काम कर रहे हो, सालों से एक ही जगह काम कर रहे हो, तो आप एक तरह से एक पिलर हो उनके लिए, ठीक है, उसे स्टॉलवर्ड्स कहा जाता है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प से कानून पास करवाए, लॉज पास करवाए। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड। एंग्लिसाइज्ड का मतलब समझते हो? इंग्लिश में, जो पूरा कामकाज इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर बंदे का कैरेक्टर आपको इंग्लिश दिख रहा है ना, जैसे सपोज कर लो कि कोई पूरा ही प्रोनाउंसिएशन टोन जो है वो एकदम ब्रिटिशर्स जैसा है, ठीक है, आई वांट टू गो देयर, तो ये कैरेक्टर ही इंग्लिश हो गया, वही इसको एंग्लिसाइज्ड बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था वो इंग्लिश में हो रहा था पूरा का पूरा। देन देर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश का बोलबाला हुआ, मतलब इंग्लिश एजुकेशन बढ़ता गया। अब उन लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक सरकार तो अंग्रेज़ों की चल रही है, तो उनको कामकाज तो पूरा इंग्लिश में चाहिए, तो अब वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। उनके पास, उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश जानते हों, इंग्लिश का नॉलेज हो। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकलेस एंडेवर। तो बोला गया लॉर्ड मैकले के, एंडेवर का मतलब होता है अटेम्प्ट्स, कोशिश, ट्राई, उसे एंडेवर कहते हैं, ठीक है। एंडेवर का मतलब वो गाड़ी जो नाम है ना, वही सेम स्पेलिंग है, लेकिन उसका मतलब होता है ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। तो लॉर्ड मैकले की वजह से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इम्पार्ट मतलब देना, ठीक है, इम्पार्टेड का मतलब देना। एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज़ वर स्टैब्लिश्ड। अब चार्ल्स वुड ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि भाई यूनिवर्सिटीज़ चालू करो, तो मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ये खास बहुत बड़े देश थे अपने। कोलकाता तो पहले, ठीक है, कोलकाता, अपना चेन्नई, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह यहीं बने थे। A whole class of people with knowledge of English developed because of English education। एक क्लास बनी, मतलब लोग अब हमें ऐसे लोग मिलने लगे जिनको इंग्लिश पता है, इंग्लिश का नॉलेज अच्छा है। With the passage of time, जैसे जैसे वक्त गुजरा, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये जो पढ़े लिखे जिनको इंग्लिश आने लगी, ये लोग रिफॉर्म चाहते थे, वे समाज में बदलाव चाहते थे, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे। कंक्लूजन में, thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity। आज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? लालच की वजह से। कौन से लालच की वजह से? कब्जे की वजह से नहीं, यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ का जो बिजनेस था, उसका allured का मतलब ल्योर होता है, ल्योर मतलब लालच। उस लालच में, क्योंकि बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पोर्चुगीज़, डच और ये सब आए थे, उनको देख देख के वो सक्सेस हो रहे थे, वो अपना टेरिटरी भी बना रहे थे, कब्ज़ा भी कर रहे थे। जैसे पोर्चुगीज़ दमन दीव, गोवा वगैरह में आए थे, बराबर, मछलीपट्टनम वगैरह, तो ये देख के वो आए थे, लालच की वजह से आए थे। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। जब कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। कहाँ पर? पॉलिटिक्स में, फिर इकोनॉमिक में मतलब पैसे में, सोशल में मतलब समाज में, और हमारा कल्चर भी तो बदला। ये हम जो कपड़े पहन के बैठे हैं, ये हमारा कल्चर थोड़ी है। आप में से कोई भी जो कपड़े पहन के बैठे हो, मैं जो आपको दिख रहा है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये भी तो सेंस चेंज हुआ ना। और हम वैसे भी कौन सी लाइफ ज़्यादातर फॉलो करते हैं? बाहर की लाइफ फॉलो करते हैं आजकल। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा रहे हैं, जबकि देखा जाए ना हमको शुद्ध हिंदी आती है और ना इंग्लिश आती है, अटके हुए हैं, पूरी तरह से कुछ भी नहीं आता है हमको। द कंपनी adopted द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है पता है? इंडिया को बर्बाद करते जा रहे थे और इंग्लैंड को प्रॉस्परस करते जा रहे थे। कंपनी क्या कर रही थी? कंपनी ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि इंग्लैंड को वो
प्रॉस्परस कर रहे थे, हरा भरा कर रहे थे, ज़्यादा कमा रहे थे, डेवलप हो रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को बर्बाद करके एक तरह से। एंड द रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और जितना भी जो कामकाज चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसमें जो भी वो बदलाव लाए खुद के इंटरेस्ट के लिए लाए। देखो सारी चीज़ें उन्होंने हमारे इंटरेस्ट के लिए की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे काम आ गई। समझ लो, PW चालू किया, रेलवे चालू किया, ये सब उनके लिए था। रेलवे क्यों चालू किया? गुड्स एक से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। रोड्स वगैरह बनाने के लिए PW चालू किया, यूनिवर्सिटीज़ चालू की कि इंग्लिश एजुकेशन, साइंस वगैरह का बोलबाला हो, ठीक है। ये सब उन्होंने खुद का सोच के ही किया था, लेकिन काम हमारे लग गया, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, और इनडायरेक्टली हमारे काम लग गया। क्लियर चैप्टर?